नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और इससे पहले हम भाषा के विषय में अध्ययन कर चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं भाषा विज्ञान की। तो भाषा विज्ञान से हमारा क्या अभिप्राय है? भाषा का विज्ञान यानी कि भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन या फिर भाषा का विशिष्ट ज्ञान, हम कुछ भी कह सकते हैं। तो ये क्या है? इसी को हम क्या कहते हैं? भाषा विज्ञान कहते हैं। यानी कि भाषा के अध्ययन की वह शाखा है, जो भाषा विज्ञान है वो भाषा अध्ययन की वह शाखा है जिसमें भाषा की उत्पत्ति, स्वरूप, विकास आदि का वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। भाषा की उत्पत्ति का जो या भाषा के विवेचन का जो लिखित रूप से जो हमें प्रमाण मिलता है भारतीय इतिहासकारों में, वो हमें 6ठी शताब्दी में जो पाणिनि है, पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलता है। तो पाणिनि के अष्टाध्यायी में हमें भाषा का जो व्याकरणिक रूप से उसका विवेचन जो है हमें मिलता है। तो यहीं से हम भाषा के अध्ययन की परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। लेकिन हम आज बात करने वाले हैं कि भाषा विज्ञान के अंतर्गत हम जिस भाषा का अध्ययन करते हैं वो कौन सी भाषा है। यानी कि जब हमने भाषा विज्ञान को पढ़ा था तो हमने भाषा के प्रमुख भेदों में मूक भाषा और मुकर भाषा को लिया था। मूक के अंतर्गत भी हमने क्या पढ़ा था कि इंगित और संकेत भाषा को पढ़ा था, और मुखर भाषा के अंतर्गत हमने व्यक्त वाक और अव्यक्त वाक पर चर्चा की थी। तो अब बात आती है कि जो भाषा विज्ञान है उसके अंतर्गत हम किस भाषा के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि जो भाषा विज्ञान है, भाषा विज्ञान के अंतर्गत केवल और केवल मानव मुखोच्चारित भाषा का ही अध्ययन किया जाता है। पशु पक्षी, मानवेतर भाषा, सांकेतिक भाषा, इंगित भाषा, स्पर्श भाषा आदि का अध्ययन न करके केवल मानव के मुख के वाग अवयवों से उच्चारित भाषा का अध्ययन ही हम भाषा विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। जैसे जो हमारे जो ऐसे विशेष ध्वनि संकेत हैं, जैसे कार का हॉर्न हो गया या फिर मंदिर की घंटियां हो गई, ये जो विशेष प्रकार की ध्वनियां हैं इनका भी हम अध्ययन भाषा विज्ञान के अंतर्गत नहीं करते। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि भाषा विज्ञान के अंतर्गत हम केवल और केवल मानव मुख से उच्चारित भाषा का ही अध्ययन करते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि जो भाषा विज्ञान के अंतर्गत हम जिस भाषा का अध्ययन करने वाले हैं उसके कुछ आधार होते हैं। जो इन आधारों में पूर्ण होती है, जो इन आधारों पर आधारित होती है, उसी भाषा का अध्ययन हम भाषा विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। एक तो वो मानव मुखोच्चारित होनी चाहिए, ये बात तो हमने कर दी है। इसके अलावा भी कुछ आधार जो है निर्मित किए गए हैं। तो सबसे पहला जो आधार है वो है यादृच्छिक ध्वनि प्रतीक। यादृच्छिक शब्द का अर्थ हमने बता दिया है, आपको याद भी होगा कि यादृच्छिक यानी कि माना हुआ, यानी कि जैसी इच्छा हो। हम शब्दों की जो उत्पत्ति है, शब्दों को हम कैसे बनाते हैं? अपनी इच्छा अनुसार बनाते हैं। शब्दों का निर्माण हम अपनी इच्छा अनुसार करते हैं और तब वो एक समाज द्वारा जब मान्य होते हैं तब वो भाषा के रूप में भाषा के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये बात हम पहले कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे ध्वनि प्रतीक की। अब ध्वनि प्रतीक क्या है? ध्वनि और अर्थ के परस्पर संबंध से उभरने वाली संरचना को ध्वनि प्रतीक कहते हैं। यानी कि हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक जो ध्वनि को सुनने से व्यक्ति के मन में जो है एक संरचना उत्पन्न होती है और वो एक अर्थ प्रदान करती है, उसी को ही हम क्या कहते हैं? ध्वनि प्रतीक कहते हैं। जैसे मान लो अगर मैं एक घर कह रही हूँ तो घर शब्द से जो सामने वाला व्यक्ति है उसके मस्तिष्क में क्या संरचना उत्पन्न होनी चाहिए कि एक ऐसा भवन है जिसमें कुछ लोग रहते हैं, माता पिता भाई बहन एक साथ जो हैं वो रहते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? घर कहते हैं। जैसे कॉलेज,
या स्कूल, तो इससे क्या संरचना उत्पन्न होती है कि एक ऐसा भवन जिसके अंतर्गत जो है छात्राएं जो है शिक्षा ग्रहण करती हैं, जिसके अंतर्गत शिक्षक जो है वो शिक्षा देते हैं, वहाँ एक कार्यालय होता है। ये सारी चीज़ें उसके मस्तिष्क में क्या है, एक संरचना उत्पन्न करती है। तो जो हम शब्द बोल रहे हैं, यानी कि कॉलेज जो हम बोल रहे हैं, या विद्यालय जो हम बोल रहे हैं, या घर जो हम बोल रहे हैं, ये क्या है, ध्वनि है। और इन ध्वनियों से जो संरचना हमारे मस्तिष्क में उभर रही है वो क्या है, हमें अर्थ दे रही है कि ये कॉलेज है, ये घर है, ये स्कूल है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो भाषा की जो यादृच्छिकता होती है वह व्यक्ति स्तर पर न होकर के समाज स्तर पर होती है। यानी कि यादृच्छिक यानी कि जो माना हुआ जो शब्द है वो व्यक्ति द्वारा माना हुआ न होकर के एक पूरे समाज द्वारा माना हुआ होना चाहिए। तो इसीलिए जो एक शब्द जो है, एक ध्वनि जो है, एक अर्थ जो है वो प्रदान करती है और सभी लोगों के मस्तिष्क में उस ध्वनि को सुन करके एक समान संरचना जो है वो उभर करके आती है। अब हम इसकी जो दूसरा आधार होता है भाषा विज्ञान के अंतर्गत, जिस भाषा का अध्ययन हम करते हैं उसके लिए जो दूसरा महत्वपूर्ण आधार है वो है व्यवस्था। ठीक है, ये एकदम सही है, ये बात सत्य है कि जो भाषा की संरचना होती है वो यादृच्छिकता के आधार पर होती है, लेकिन जो प्रत्येक भाषाएं हैं उनकी एक व्यवस्था होती है। उनकी व्यवस्था के अंतर्गत ध्वनि होती है, शब्द होते हैं, पद होते हैं, वाक्य होते हैं, अर्थ आदि होते हैं। तो ये जो व्यवस्था होती है, जिस भाषा के अंतर्गत एक पूरी ये व्यवस्था होती है, उसी भाषा का अध्ययन हम भाषा विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। एक भाषा समुदाय के जो सभी लोग हैं वो एक व्यवस्था के आधार पर ही भाषा को बोलते, समझते, लिखते आदि हैं। ठीक है, तो ये क्या है, भाषा का अध्ययन करने का दूसरा आधार है। अब जो भाषा अध्ययन का जो तीसरा आधार है वो है सामाजिक आधार, क्योंकि जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है और जो भाषा होती है वो एक संस्कृति, समाज और सामाजिकता का मूलाधार होती है। भाषा ही हमें किससे परिचित कराती है, संस्कृति से परिचित कराती है, परिवेश से परिचित कराती है, सभ्यता से परिचित कराती है, सामाजिकता से परिचय हमारा वो करवाती है। तो एक समुदाय के लोग एक ही भाषा में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इस प्रकार जो भाषा होती है वो समुदाय विशेष पर आधारित होती है, यानी कि जिस भाषा का अध्ययन हम भाषा विज्ञान के अंतर्गत करेंगे उस भाषा का सामाजिक आधार होना चाहिए। उसको बोलने वाला एक विस्तृत समुदाय होना चाहिए या फिर छोटा बड़ा कोई समुदाय उसको बोलने वाला होना चाहिए। अब जो भाषा विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करने का जो चौथा आधार है वो है विचार विनिमय, यानी कि हम ऐसी भाषा का अध्ययन जो है भाषा विज्ञान के अंतर्गत करते हैं जो कि विचार विनिमय में सफल है। यानी कि जो भाषा का जो प्रमुख गुण है वो है संप्रेषणीयता। तो ऐसी भाषा जो संप्रेषण में सफल होती है उसी का अध्ययन हम भाषा विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, क्योंकि जो मनुष्य है वो अपने विचारों को, अपने भावों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए ही भाषा का प्रयोग करता है। और जिस भाषा में व्यक्ति अपने भाव और विचारों को दूसरों तक सफलतापूर्वक पहुंचा देता है उसी भाषा को हम भाषा विज्ञान के अंतर्गत लेते हैं, उसी भाषा का अध्ययन हम भाषा विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि भाषा विज्ञान के अंतर्गत हम किस भाषा का अध्ययन करते हैं। अब अगले वीडियो में हम भाषा की परिभाषा और उसके विस्तार क्षेत्र को लेकर के बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।